Good morning, everyone. So, students of 12th class, today we will start your next unit, unit number 7, and the name of the unit is Physiology and Injuries in Sports. So, इसमें दो आपके जो चैप्टर्स हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं. एक है आपका फिजियोलॉजी, सेकंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स. कौन कौन सी इंजरीज स्पोर्ट्स में नॉर्मली होती हैं. तो ये टू थिंग्स ऐड हो चुकी है आपके उसमें. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम्स. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज फिजियोलॉजी. यानी कि आप ये एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंस रिलेटेड है, साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और डिफरेंट टाइप जो सिस्टम्स होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया, कार्डियक सिस्टम हो गया, कि वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी. ठीक है, और इंजरीज हम किसे बोलते हैं जब ड्यूरिंग स्पोर्ट्स में कोई भी किसी तरह की इंजरीज, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यूज हो चाहे वो हार्ट टिश्यू इंजरी हो, बोन इंजरी हो, उन्हें उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स. ठीक है, सो जो फर्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है वो होता है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स. सो यू नो वेरी वेल अबाउट देयर आर 5 फिटनेस कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज स्पीड, सेकेंड इज स्ट्रेंथ, थर्ड इज इंडोरेंस, फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड द फिफ्थ इज कोऑर्डिनेट एबिलिटीज. तो आपके इसमें ओनली 4 ही कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं. लाइक कि ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल होता है इंटरनल, ऐसे कौन कौन से इंटरनल बेनिफिट्स हैं जिनके ऊपर वो फिजिकल कंपोनेंट डिपेंड रहते हैं. जैसे स्पीड में, इंडोरेंस में कौन कौन सा हमारी बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से कोई इंसान इंडोरेंस में अच्छा हो सकता है, स्ट्रेंथ में अच्छा हो सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा हो सकता है. सो ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडोरेंस. तो इंडोरेंस, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडोरेंस. इंडोरेंस आपको पता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू वर्क इन द कंडीशन ऑफ फटीग इज नोन एज इंडोरेंस. इट इज़ मेनली 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. Okay, so now first point is maximal oxygen uptake. Maximum oxygen uptake intake VO2 max, इसको बोलते हैं VO2 max. यानी कि आप कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, उसको VO2 max कहा जाता है. ओके, रेफर्स टू हाईएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज. इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग एक्टिविटी व्हेन यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स, तो आप कितना हायर अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है आपकी बॉडी, आपकी कंज्यूम कर रहे हैं आपके लंग्स. ठीक है, ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्सरसाइज. यानी कि इंटेंसिव मतलब जब आप कोई बहुत ज़्यादा फटीग वाला वर्क कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक. तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक करेंगे आप उतने ही बेटर होंगे इंडोरेंस में. थस इट इनहेंस ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज. यानी कि पूरे ओवरऑल बॉडी में थ्रू ब्लड के थ्रू आपका जो जैसा आपके न्यूट्रिएंट्स अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं, तो वैसे ही ऑक्सीजन भी आपके पर्टिकुलर मसल्स तक पहुंचती हैं. ठीक है, सो नाउ द सेकंड इज पुल्मोनरी डिफ्यूजन. पुल्मोनरी डिफ्यूजन उसे कहते हैं हम जहाँ पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में, उसको बोलते हैं पुल्मोनरी डिफ्यूजन. ठीक है, पुल्मोनरी डिफ्यूजन इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड. पुल्मोनरी डिफ्यूजन हम किसे बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में, उसको बोलते हैं पुल्मोनरी डिफ्यूजन. मोर एंड फास्टर पुल्मोनरी डिफ्यूजन इंप्रूव्स द एंड्योरेंस. तो ये जितना क्विक होगा वो पर्सन एंड्योरेंस में उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि वो उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बॉडी में पहुंचती रहेगी. जितना ज़्यादा अच्छा पुल्मोनरी डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही फास्ट होगी आपके लंग्स और ब्लड के थ्रू. ठीक है, द नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जिसका हार्ट जितना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट जिस हार्ट का होगा, जिस पर्सन का होगा, वो ऑब्वियसली उतना ही बेटर वर्क कर पाएगा इंडोरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में. बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडोरेंस. तो इट इज ऑल्सो मैंशन दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन 1 मिनट. यानी कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है. तो जिस पर्सन का हार्ट जितना ज़्यादा ब्लड पंप करके देता होगा वो उतना ही ज़्यादा इंडोरेंस में अच्छा होगा. बिकॉज कार्डियक आउटपुट हेल्प्स टू सर्कुलेट ब्लड टू वर्किंग टिश्यूज, थस इनहेंस द इंडोरेंस इनहेंस. तो जो कार्डियक आउटपुट जब होता है, जब हार्ट पे ज़्यादा कैपेसिटी होती है ना, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा ब्लड पंप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है
प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में जितना भी आपके टिश्यूज़ या मसल्स को, जो वर्किंग मसल्स को जो नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन की हो गया, वो उतनी ही फास्ट वहाँ तक पहुँच जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस भी कहते हैं एरोबिक को। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ स्लो स्पीड, यानी कि आप किसी एक्टिविटी को कितना लॉन्ग टाइम तक कितनी स्लो स्पीड में करें, दिस इज योर एरोबिक कैपेसिटी। दिस एबिलिटी इंप्रूव विद रेगुलर एक्सरसाइज, और इसको आप रेगुलर एक्सरसाइज करके इंप्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर आप एक हफ्ते में 3 किलोमीटर कर रहे हैं, तो अगर आप एक महीने में 5 किलोमीटर कर रहे हैं, तो डे बाय जैसे जैसे आप अपनी थोड़ा सा डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका इंड्योरेंस कहीं ना कहीं इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो एरोबिक कैपेसिटी भी यहाँ पर आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लो। ठीक है, इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑफ कोर्स इट इज़ राइट, बिकॉज जो वर्किंग टिश्यूज़ होती हैं उनको वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की अगर वहाँ पर सप्लाई नहीं होगी तो वो पर्सन को वहाँ पर टायर्डनेस, बॉडी में पेन, जॉइंट्स पेन, और क्या होता है, सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, जो ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन है ये थ्रू ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड का फ्लो एक राइट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। द रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड इंक्रीज द ब्लड प्लाज्मा बाय विच इंड्योरेंस इज बूस्टेड। तो रेगुलर ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, हीमोग्लोबिन पर्सन्स का क्या होता है, हीमोग्लोबिन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जिन्हें कहा जाता है, उनका परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा वो इंक्रीज होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं किसमें, एंड्योरेंस में। ठीक है, ये रेड मसल्स फाइबर का रेशियो जिसकी बॉडी में ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली किस में अच्छा होगा, एंड्योरेंस में अच्छा होगा, बिकॉज रेड मसल्स फाइबर जो होती हैं बहुत स्लो एनर्जी देती हैं और लॉन्ग टाइम तक देती हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइट मसल्स फाइबर किस में हेल्प करती हैं, स्पीड में। ओके, द लैक्टिक थ्रेशोल्ड, इट इज़ द एबिलिटी टू टॉलरेट द लैक्टिक एसिड इन ब्लड। लैक्टिक थ्रेशोल्ड वो कंडीशन होती है क्योंकि जैसे आप लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ करते हैं 1 आवर 30 मिनट्स और 2 आवर्स की, तो आपकी बॉडी में आपके मसल्स के थ्रू क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन मीन्स योर बॉडी कम्स इनटू द फटीग कंडीशन। ठीक है, इसकी वजह से ही जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन होना, क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक एक्टिविटी बेटर लैक्टिक थ्रेशोल्ड डिले फटीग। तो जो लैक्टिक थ्रेशोल्ड है वो क्या करता है, फटीग और टायर्डनेस को थोड़ा सा डिले कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास टाइम मिल जाता है, आप उस एक्टिविटी को और लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप कर सकें। नाउ द सेकेंड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स इज स्ट्रेंथ। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। अब ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड रहती है, तो उसमें आपकी वाइट मसल्स फाइबर भी आएंगी। ठीक है, और मसल्स लेंथ भी आएगी। ठीक है, आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने फास्ट हो रहे हैं, कितने एप्रोप्रिएट अमाउंट में हो रहे हैं वो भी आएगी, एज भी आएगा, जेंडर भी आएगा, बॉडी वेट भी आएगा। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो बहुत ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टफ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी पॉइंट्स इसमें। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आपको पता है, इट इज़ एबिलिटी टू रेसिस्ट और ओवरकम फटीग, इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। ठीक है, या इट इज़ एबिलिटी टू लिफ्ट एनी हैवी वेट। तो फर्स्ट आता है इसमें वाइट मसल्स फाइबर। मैंने आपको बताया था रेड मसल्स फाइबर किसमें होती है, एंड्योरेंस में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वाइट मसल्स फाइबर जिनको हम फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर के नाम से जानते हैं, ये क्या करते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट वेरी फास्ट एंड इन अ एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, सो जिसकी वजह से क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी स्ट्रेंथफुल एक्टिविटीज़ ईजिली कर पाते हैं। ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ वाइट मसल्स फाइबर्स हेल्प्स इन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जितना हाई नंबर ऑफ वाइट मसल्स फाइबर बॉडी में होगा वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में उतना ही आपको हेल्प करेगी, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में, थ्रोइंग में, कैचिंग में। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। नाउ द सेकेंड इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज अ 2 टाइप्स, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक वो होता है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो कहलाता है जिसमें आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स है वो क्या होती है, वर्किंग पे होती है, और एक्सटेंसर मसल्स क्या होती है, आपके रिलैक्सेशन में होती है। और इसेंट्रिक इसका अपोजिट होता है, यानी कि एक्सटेंसर मसल जो होती है वो होती है वर्किंग पे, और फ्लेक्सर मसल्स रिलैक्सेशन पे होती है। ठीक है, तो यानी अब इसे नॉर्मली कॉन्सेंट्रिक आप बोल सकते हो कि वेन एवर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा, और जब मसल्स रिलैक्सेशन कराएगी वो इसेंट्रिक कहलाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है।
इट रेगुलेट्स अवर मस्कुलर एक्शन इन कंट्रोल मैनर। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा इम्पल्स के थ्रू स्ट्रेंथ आती है, अगर वो उतनी ही अमाउंट में यूज़ हो रही है तो वो स्ट्रेंथफुल एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करती है ऑटोमेटिकली। इट हेल्प्स इन एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट, थस हेल्पफुल इन स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट। और ये आपकी एक्यूरेसी के साथ आपकी एफिशिएंसी और मूवमेंट में भी हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट होता है। इसीलिए जो मोस्टली पीपल्स होते हैं वो जिम ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग शेड्यूल्स करते हैं, जिससे उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मसल्स लेंथ। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा मसल्स की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगी। और जितनी लेंथ ऑफ मसल्स स्मॉल होगी दे प्रोड्यूस लेस स्ट्रेंथ, मीन्स लेंथ जो ऑफ द मसल जो है वो भी डिपेंड करती है। सो लार्ज मसल्स प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लो साइज ऑफ मसल्स प्रोवाइड लो स्ट्रेंथ। इट इज सिंपली, ठीक है। नाउ द थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज एज। स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इज मैक्सिमम बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। तो जिस 20 to 40 ईयर्स में अगर कोई पर्सन है तो वो उसकी टॉप होती है, अपने स्ट्रेंथ का पीक लेवल होता है। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है एज। धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती स्टार्ट हो जाती है। जेंडर, मेंस आर मोर स्ट्रेंथफुल एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ये भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। ड्यू टू बिगर और लॉन्गर मसल्स देन इन मेल्स, बिकॉज मेंस में क्या होती हैं, दे हैव बिगर मसल्स, लॉन्ग मसल्स एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल्स हैव स्मॉल मसल्स, दैट्स वाई दे आर लेस स्ट्रेंथफुल। नाउ द नेक्स्ट इज बॉडी वेट। बॉडी वेट इज ऑल्सो रिलेटेड विद स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा बॉडी में, होपफुली उसकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, यानी कि बॉडी मास जितना होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। एक रह गया था पॉइंट, नर्व्स इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस आर द ब्रेन मैसेज टू स्केलेटल मसल्स टू रिस्पॉन्ड। यानी कि जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी पार्ट्स तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। द स्ट्रॉन्ग नर्व इम्पल्स ब्रिंग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, थस द स्ट्रेंथ इज हायर। तो इम्पल्स जितनी होगी, मोटर नर्व जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल वहाँ पर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करेगी। थस इंटेंसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से क्या था, न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज फास्ट होगा तो आप उतने ही क्विक अमाउंट में उस स्ट्रेंथफुल एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो नाउ द थर्ड पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। अब स्पीड में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्पीड डिपेंडेंट है या डिटरमाइन करती है। तो उसमें आपका आता है, आपका फर्स्ट आता है आपका वाइड मसल्स फाइबर, जिसे हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वाइड मसल्स फाइबर, टू हैव टू द राइट आंसर इज फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, और एंड दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्लो पीरियड। तो वो स्लो पीरियड के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। मगर अब इन वाइड मसल्स की फाइबर की हेल्प से आप लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रेड मसल्स फाइबर की नीड पड़ती है। मगर रेड मसल्स फाइबर से आप उतना क्विक एनर्जी नहीं ले सकते, क्विक रिस्पॉन्सेज नहीं ले सकते जितना आप वाइड मसल्स फाइबर की हेल्प से ले सकते हैं, ठीक है। तो वाइड मसल्स द हायर परसेंटेज ऑफ वाइड मसल्स फाइबर जिसमें होगी वो स्पीड में उतना ही फास्ट होगा ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकली, ठीक है। द नेक्स्ट इन न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स होता है कि आपका जो नर्व सिस्टम है वो कितना जल्दी रिस्पॉन्स आपके यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं नर्व्स का, वो जितना ज़्यादा फास्ट होगा आपके रिएक्शन टाइम उतना ही बेटर होगा और आप स्पीड में उतने ही बेटर होंगे। बिकॉज जहाँ पर भी स्पीड रिलेटेड गेम्स जहाँ पर होती है, 100 मीटर 200 4 मीटर फुटबॉल, तो वहाँ पर आपकी जो है न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। हायर द फ्लेक्सिबिलिटी मोर इज द रेंज ऑफ मूवमेंट, थस हेल्पफुल इन स्पीड। देखो जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर टू डिटरमाइनिंग स्पीड, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड द हायर रेंज ऑफ एंगल टू आवर जॉइंट्स और बॉडी पार्ट्स। तो क्या होता है, जब आपके बॉडी पार्ट्स हायर रेंज ऑफ एंगल्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उससे आपकी थोड़ा सा स्पीड में आपको एक बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा जो स्ट्राइड लेंथ है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट इज एटीपी एनर्जी स्टोर। एटीपी एनर्जी मिलता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ग्रेटर द एटीपी स्टोर्स, ठीक है, फास्टर द एनर्जी रिलीज फॉर स्पीड एंड एनारोबिक एक्टिविटीज़। जितने भी एनारोबिक एक्टिविटीज़ होते हैं दे कॉल्ड शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस भी कहा जाता है उनको, ठीक है।
तो अगर आपको एनारोबिक एक्टिविटीज़ करनी है 100, 200, 4 मीटर 100 मीटर रेस हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो इसके लिए आपको क्या होता है, हायर लेवल ऑफ एटीपी स्टोर, जिसकी बॉडी में हायर एटीपी स्टोर्स होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको एक बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है कि वो स्पीड में अपने आप अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इट इज़ ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो ना लास्ट इज एनारोबिक कैपेसिटी, उसमें एरोबिक कैपेसिटी था इंड्योरेंस में, इसमें एनारोबिक कैपेसिटी होगी। एनारोबिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता रेस्पिरेशन का, तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास है उससे आपको काम चलाना होता है। एन एरोबिक एक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ऑल्सो इम्प्रूव द स्पीड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो एनारोबिक एक्टिविटीज़ में अगर कोई प्लेयर जितना अच्छा होगा तो वो उसकी स्पीड भी कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होती है और स्पीड में वो बेटर होता है औरों से। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, लास्ट ईयर नहीं आता, इस साल भी नहीं आता, तो मे बी नेक्स्ट ईयर आ सकता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करती है। द फर्स्ट है जॉइंट आर्टिकुलेशन, लिगामेंट इलास्टिसिटी, मसल्स स्ट्रेचेबिलिटी। लिगामेंट इलास्टिसिटी आप बोल दो, मसल्स इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, उसको स्ट्रेचेबिलिटी भी बोल सकते हो। डिजीज एंड और इंजरी, एज, जेंडर, वार्मिंग अप, हेरिडिटी। तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स because it is very easy. So first we discuss about the joint articulation. The joint structure or articulation is main factor of flexibility. देखिए those who are good in flexibility, तो joint articulation and muscles and ligament elasticity helps them to flexible in any angle. तो वो क्या करते हैं, जॉइंट का जो आर्टिकुलेशन जिनका जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर पाते हैं, और जिनका जॉइंट का आर्टिकुलेशन कम होगा, जितना कम अच्छा होगा वो उतने ही कम फ्लेक्सिबल होंगे। तो इट इज़ अटैच टू वेरियस मसल्स बिकॉज इन जॉइंट्स देयर आर वेरियस मसल्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड टेंडन। इट मेक्स द जॉइंट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। तो ये सारी चीज़ें, टेंडन, लिगामेंट, ये क्या करती हैं, जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन में हेल्प करती हैं, उसके अराउंड होती हैं और उसको मूव करने में हेल्प करती हैं और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। नाउ द सेकंड इज लिगामेंट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स होता है स्ट्रेचेबिलिटी। तो लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट कनेक्ट टू और मोर बोन्स अराउंड द जॉइंट। तो बोन टू बोन लिगामेंट अटैच विद ईच अदर्स। ओके, जो बोन टू बोन अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं लिगामेंट, और मसल्स टू बोन, सॉरी, जो मसल्स टू बोन होते हैं वो होते हैं टेंडन। तो लिगामेंट कनेक्ट टू और मोर बोन्स अराउंड द जॉइंट, मोर इलास्टिसिटी ऑफ लिगामेंट्स ग्रेटर इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट। तो लिगामेंट्स को जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोन से बोन अटैच होते हैं जॉइंट्स पे। ठीक है, लोअर बोन टू अपर बोन अटैच होते हैं जॉइंट्स पे, जो अपर बोन को लोअर बोन से अटैच करते हैं। जैसे हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट में फीमर बोन के साथ एक जो एंड होगा हमारे लिगामेंट का, दे अटैच विथ फीमर बोन एंड द अदर एंड अटैच विथ अवर टिबियन फिबुला बोन। तो ये क्या करती है, दोनों बोन्स को अटैच करती है। तो ये उनको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और मूवमेंट्स में, हायर रेंज ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। तो लिगामेंट्स की इलास्टिसिटी भी डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर लिगामेंट फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप अपने जॉइंट्स को ज़्यादा रेंज तक मूव नहीं करा पाएंगे, बिकॉज लिगामेंट्स कहीं ना कहीं पे रेसिस्ट कर देते हैं उसके पाथ को एज अ बैरियर। मसल्स इलास्टिसिटी, जैसे लिगामेंट की इलास्टिसिटी है वैसे मसल्स स्ट्रेचेबिलिटी भी जितनी ज़्यादा होगी, पर्सन फ्लेक्सिबल उतना ही ज़्यादा होगा। डिजीज़ और इंजरी, मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज इफेक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे पार्किंसंस एंड देयर आर डिफरेंट आर्थराइटिस। तो दीज आर द डिजीज़। तो ये अगर किसी को ये डिजीज़ हैं बोन्स रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। एज, चिल्ड्रंस आर मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, बिकॉज होती हैं इन चाइल्डहुड एज, इन चिल्ड्रन देयर बोन्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ, तो दैट्स वाई दे मूव देयर बॉडी एनीवेयर। तो इसलिए उनकी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यूथ की थोड़ा सा बोन्स हैवी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जेंडर, फीमेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल बॉडी देन मेल्स ड्यू टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो फीमेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जो उनका बॉडी का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। नाउ द नेक्स्ट इज वार्मिंग अप। बिफोर गुड वार्मिंग अप ऑल्सो इंक्रीज also helps in flexibility of an individual. Heredity also related with flexibility and its joint structure and its articulation related with heredity. तो heredity भी एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो फ्लेक्सिबिलिटी
जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज योर 4 फिजिकल कंपोनेंट्स इज ओवर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी कि आपका हार्ट और आपका लंग्स दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। ऑब्वियसली बात है, वेन एवर यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, योर स्ट्रोक वॉल्यूम, योर कार्डियक आउटपुट, योर VO2 मैक्स, ठीक है, योर लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीज। तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वर्किंग, ऑक्सीजनेटेड मीन्स होता है प्योर ब्लड, वर्किंग मसल्स यानी कि जो मसल्स वर्क कर रहे हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर पहुँचाना। ऑक्सीजनेटेड मीन्स होता है कि उनमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इनप्योर ब्लड भी उसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट आता है द हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। विथ रेगुलर एक्सरसाइजेज द हाइपरट्रॉफी मीन्स द इनलार्जमेंट मीन्स साइज का बढ़ना ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस व्हेन यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। योर हार्ट साइज मे बी इंक्रीज लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं होता है, बट रेगुलर का बचपन से आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट थोड़ा सा उनका इनलार्जमेंट यानी कि जो जब वो पंप करता है तो वो थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। थर्स देयर इज एन इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने वाले का नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा। एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट है वो 60 to 80 ml स्ट्रोक वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है 1 बीट में। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम पहले आपको बता दूं, स्ट्रोक वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय आवर हार्ट इन 1 सेकेंड, इन 1 बीट, 1 सेकेंड नॉट 1 सेकेंड, 1 बीट, यानी कि 1 बीट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वो 60 to 80 ml होता है, बट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनका 100 to 120 ml होता है पर बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका हार्ट ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्डियक सिस्टम ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करेगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ द सेकेंड इज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मीन्स होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय आवर हार्ट इन 1 मिनट, यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना मिनट, वो 1 बीट था, ये 1 मिनट है कार्डियक आउटपुट। ये याद रख लेना, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। तो 1 मिनट में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करके दे रहा है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसमें लिखा भी होगा, देखो द कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट इन 1 मिनट। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट पर मिनट। तो 1 मिनट में आप जितने भी ज़्यादा आपकी हार्ट बीट होंगी, इट वेरीज, ठीक है, नॉर्मल तो 72 होती है, बट जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करके देना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करके देना पड़ता है वर्किंग टिश्यूज़ को। रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इट इज़ गुड फॉर अस। थस मोर ब्लड इज पम्प आउट फ्रॉम हार्ट फॉर द वर्किंग टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ब्लड पंप होता है और वो ईजिली वर्किंग टिश्यूज़ तक पहुँच पाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्टिंग पल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट ऑफ बेसल हार्ट रेट डिक्रीज, थस द रेस्टिंग टाइम ऑफ हार्ट इंक्रीज, देयरफॉर हार्ट इज़ नॉट स्ट्रेस ड्यूरिंग नॉर्मल वर्क। तो इसका कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पर है कि जब कोई पर्सन व्हेन एवर द पर्सन परफॉर्म एनी एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटीज़, द कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड, ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, बेसल हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस टाइम पे आपके हार्ट में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो उस टायर्डनेस वाली कंडीशन में भी अपने आप को रेस्ट देना सीख जाता है। तो जब उस कंडीशन में आपको फटीग और टायर्डनेस कम होगी तो ठीक है, आप नॉर्मल देखते हो कि जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं वो थकते कम है, बिकॉज दे आर मोर एक्टिव। तो उनकी एबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ मिलती है उनको, उनका कार्डियक आउटपुट, कार्डियक उनको जो हार्ट है उनको हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनको हेल्प करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो नॉर्मल होते हैं तो नॉर्मल वर्क भी करते हैं तो उनको अपने हार्ट रिलेटेड यानी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बेनिफिट मिलता है रेगुलर एक्सरसाइज का, ये इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पे। फास्टर एडेप्टेशन टू वर्किंग लोड, ऑब्वियसली बात है, आप किसी वर्क को अगर नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रेगुलर एक्सरसाइजेस करोगे तो आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं
ठीक है, उस लोड को अडॉप्ट कर लेते हैं। इन द ट्रेन्ड पर्सन ऑफ हार्ट कैन अडॉप्ट अ वर्किंग लोड क्विकली। ट्रेन्ड पर्सन जो होते हैं वो जल्दी किसी भी चीज़ को लोड को अडॉप्ट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ये रिटर्न ऑफ नॉर्मल पल्स क्विकली ये मैंने आपको बता दिया, ये इसमें बता दिया मैंने। इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, रेगुलर ट्रेनिंग इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कंटेंट इन ब्लड। तो रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा आपका मेंटेन होता है, जिसमें आरबीसी का परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन रिच ब्लड कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो ब्लड है वो आपका ब्लड जो है वो रिच ब्लड कहलाता है, जो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करके लेके जाता है और साथ ही साथ उन वर्किंग टिश्यूज़ तक पहुंचाता है जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अब ये आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग और मैक्सिमली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दस हेल्पफुल ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स होती है आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। नेशनल कैविटी हो गया, ब्रोंचीज हो गया, ठीक है, डायफ्राम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिकॉज ये रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करने से ये हैबिचुअल हो जाते हैं, इनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। ठीक है, जिससे ये आपको हेल्प करती हैं कि आप किसी लॉन्गर ड्यूरेशन इंडोरेंस रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, 1 और 2 आवर्स की एक्टिविटीज़ आप इजीली कर पाएँ, स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ कर पाएँ। इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्वेओली एंड पुल्मोनरी डिफ्यूजन, मैंने पुल्मोनरी डिफ्यूजन आपको पहले बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड और लंग्स। ठीक है, थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग नंबर ऑफ एल्वेओली इंक्रीज विच प्यूरिफाइज मोर ब्लड। जो एल्वेओली होते हैं उनका मेन वर्क होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो वो प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में और उसको हमारी बॉडी फिर उसको यूज़ कर लेती है। थर्स द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ इम्प्रूव, जिससे क्या होता है, जिससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितना अमाउंट ऑफ आपने एयर लिया है उतना अमाउंट ऑफ आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए बेटर होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव ज़्यादा होना स्टार्ट है, यानी कि एक काइंड ऑफ वहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि जब सफोकेशन होती है तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेस आता है आपके रेस्पिरेटरी मसल्स पे, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इन अ ट्रेन पर्सन देयर इज़ अ फास्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्रेन पर्सन होता है यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, थर्स फास्टर पुल्मोनरी डिफ्यूजन, मैंने आपको बताया था द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन का लेवल आपके ब्लड में इजीली घुल जाता है और वो रिच ब्लड में कन्वर्ट होकर आपके वर्किंग टिश्यूज़ तक पहुंच सकता है। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, द नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम विद रेगुलर एक्सरसाइज। इट इज़ द वॉल्यूम एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग करते समय आप कितना अमाउंट ऑफ इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग जब आप बैठे होते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी उसे बोलते हैं जब आप फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप इनहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ऑल्सो नोन एज लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी आप उतना ही कम फटीग और टायर्ड फील करोगे अपनी बॉडी में। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, रिडक्शन ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो हेल्प्स या रिमूव द कार्डियक प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हटाता है बॉडी, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती हैं, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है, आपके ब्लड को रेगुलेट करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जिससे ब्लड नॉर्मली आपकी बॉडी में फ्लो होता है, जिससे आपका पल्स रेट या फिर बीपी हाई लो नहीं होने देता, उसको एक मेंटेन करता है। फास्टर हीलिंग ऑल्सो प्रोवाइड, रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है द इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेक्स हीलिंग फास्टर। ठीक है, जिसकी वजह से आप अगर इंजर्ड हो तो आपको जल्दी से जल्दी या फिर आपको रिकवरी में हेल्प करते हैं, आप थक जाते हो तो आपको ज़्यादा हेल्प करता है रिकवरी में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि एक्सरसाइज मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू परफॉर्म एक्सरसाइजेज, जिम, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, तो द फर्स्ट फैक्टर डेवलप इज स्ट्रेंथ। ओके, सबसे पहले जो आपका डेवलप होता है कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ होती है सबसे पहले। विच रेगुलर एक्सरसाइज देयर इज अ गेन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। द गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज द रिजल्ट ऑफ थिकनिंग ऑफ सर्कुलेमा, यानी कि जो रेगुलर एक्सरसाइज जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ गेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव, ये बता दिया, ऑब्वियसली बात है, जब आप रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे तो जो भी आप स्किल्स वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होनी स्टार्ट होती है।
आप उसमें मास्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड इंक्रीज मैंने आपको पहले बता दिया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस, बिकॉज ऑफकोर्स जो आपका जो एनारोबिक और एरोबिक एंड्योरेंस है इट ऑल्सो इम्प्रूव्स थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजेज। तो ये मस्कुलर सिस्टम में आपको इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आप कोई भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो विदाउट गेटिंग फटीग एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, व्हेन यू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ तो आपकी बॉडी जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें प्रॉपर शेप आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट रिड्यूस बाय थ्रू ट्रेनिंग, थर्ड पर्सन लुक्स अट्रैक्टिव एंड वेल शेप्ड। फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरीज, ट्रेन मसल्स कैन रिकवर फ्रॉम इंजरीज वेरी फास्ट, मोर ओवर देयर आर लेस चांसेस ऑफ इंजरीज। जो ट्रेन मसल्स होती हैं, स्ट्रेंथफुल मसल्स होती हैं, रेगुलर अपन को यूज़ कर रहे हैं एक्सरसाइजेज में, तो वो जल्दी हील अप हो जाती हैं, रिकवरी कर लेती है इंजरी के बाद भी, ठीक है। और आपके इंजरीज के चांसेस भी कम होते हैं बिकॉज उनमें ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो आपको इंजरीज नहीं होने देते। बाई चांस हो भी गई तो रिकवरी जल्दी आती है। एमरजेंसी स्टोर ऑफ एनर्जी इम्प्रूव, एटीपी और एटीपी के रूप में आपके उसमें सोर्सेज होते हैं आपकी मसल्स में ऑलरेडी इंक्रीड हैं, बाय विच मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और वो मसल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद एटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फास्टफूड के साथ जब वो केमिकल रिएक्शन करता है तो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूल्स से अटैच होकर। इट ऑल्सो इंक्रीज द ऑक्सीजन डेप्थ कैपेसिटी। ऑक्सीजन डेप्थ 11th में आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑक्सीजन डेप्थ होता है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तब आप थ्रू वहाँ पर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, लॉन्ग ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग के थ्रू आप करते हैं, थस इम्प्रूव मसल, जिससे आपकी क्या होती है, मसल्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव जाती है। डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप, जिस पर्टिकुलर मसल्स के आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, बाइसेप्स, लेग्स, चेस्ट, शोल्डर्स, वो डेवलप होनी स्टार्ट होती है रेगुलर एक्सरसाइज। सिंपल सी बात है, जिम इसीलिए जाते हैं लोग, ठीक है। अगर उनको बाइसेप्स की करनी है तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो बाइसेप्स डेवलप होंगे, चेस्ट की करेंगे तो चेस्ट की होंगी। फास्टर रिस्पॉन्सेज, बिकॉज जितने भी रिस्पॉन्सेज जो भी है न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपके मसल से होते ही जाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए जाते हैं। तो मसल जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होंगी, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, जितना एफिशिएंसी से वर्क करेंगी, आपका जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज है वो भी उतना ही फास्ट होगा, और आपके जो रिफ्लेक्शन है या फिर जो रिएक्शन है वो भी आपके उतने ही बेटर होंगे, ठीक है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाइट, ट्रेन मसल्स कैन एफिशिएंटली यूज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विथ लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रेन मसल्स जो होती हैं, जो अगर कोई जिम जा रहा है तो फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो दे नो हाउ टू व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ, तो वहाँ पर क्या करता है, जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो नहीं लेता, ठीक है, जिससे उसको एनर्जी, सिर्फ ओनली एनर्जी रिलेटेड जो है न्यूट्रिएंट्स ही अपनी बॉडी के लेता है, क्योंकि उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ट्रेनिंग करना है, तो वहाँ पर उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट वाले न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए परसेंटेज में, इसलिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छा आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू एजिंग, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और रोल बताना ना फिजिकल एक्टिविटीज़ का, आपको पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़ मेक्स आवर बॉडी हेल्थी एंड फिट, इट मेक्स पर्सन हेल्थी एंड फिट एंड अवे फ्रॉम डिजीज़, ठीक है। थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ वी कैन डेवलप आवर स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड ऑल्सो, ठीक है। thus persons feel active and fresh in every work they perform, any sudden work, emergency, they ready for emergency work. With the onset of old age aging process, the specific threshold performance deteriorates. Most of the physiological function have their own individual peak performance which declines with the age. The physiological functions reach their peak performance somewhere between the age of 20-30. यानी कि कहने का मतलब है कि हर किसी की जो एज है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलते हैं. अगर किसी पर्सन के आपको फिजिकल चेंजेस देखने हैं तो अगर वो अपने पीक लेवल है, उसका कोई एज ग्रुप होता है तो वो होता है 20 से 30 साल की एज में वो अपने पीक लेवल पे होता है. ठीक है. रिसर्च हैज़ प्रूव्ड द मोस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द एज. तो रिसर्च भी कहती है, साइंस भी कहती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है,
ठीक है, 30 प्लस होते जाते हैं, वैसे ही आपकी जो बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें डिक्रीज़ होनी स्टैंड हो जाती है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका वर्क धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, नाउ विल एक्सप्लेन। मसल साइज डिक्रीज ड्यू टू एजिंग, ठीक है, मसल्स लेंथ, लीन। अब मैं आपको इसमें से सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ। द फर्स्ट इज डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स। In young age, peoples have more stretchable muscles, but in old age, peoples have less stretchable muscles, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी वेट in the young age, the persons have good body weight according to their heights, according to BMI, but in old age क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो उनकी चीज़ें जो चेंज आता है वो होता है स्ट्रेंथ। इन ओल्ड एज पीपल्स आर लेस स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू यंग एज, ठीक है। डाइट, तो जो डाइट है इन यंग एज जो आप देखते होगे, ड्यू टू ओल्ड एज पर्सन्स हैव टेक लेस डाइट like and we have to provide in old age peoples, and we have to provide old age people only carbohydrate, protein and micronutrients, vitamins and minerals we have to provide। ये आपको provide, and special care वहाँ पर उनको चाहिए होती है। fat related items they can't digest, so we will focus only on that things। द वाइटल कैपेसिटी में होता है लंग्स कैपेसिटी, तो वो भी डिक्रीज हो जाती है ओल्ड एज में। यंग एज में काफ़ी अच्छी होती है, ओल्ड एज में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन टाइम ऑल्सो डिक्रीज इन ओल्ड एज ड्यू टू एजिंग। जैसे एज बढ़ती रहती है आपका रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव होता है, आपका रिफ्लेक्सेस ढीले हो जाते हैं, ठीक है। आपकी स्पीड कम होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ स्लो हो जाती हैं, ठीक है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो दीज आर द चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ओके। So now the next topic is sports medicine। स्पोर्ट्स मेडिसिन को कैसे बोलते हैं? स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन। इसको एक्सरसाइज मेडिसिन भी कहा जाता है बिकॉज एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन बट इट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। यानी कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है वह एक्सरसाइज गाइडलाइंस कहलाती है। अनदर नेम है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की ब्रांच है। इनमें क्या करती है, दे डायग्नोज द इंजरी एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। उनका ट्रीटमेंट करती है और उनसे बचने के उपाय वहाँ पर बताती है इंजरीज से। उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन। इट इज़ स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में जो भी इंजरी होती है ना, स्पोर्ट्स इंजरीज कह लेते हैं। इट मे बी मसल्स रिलेटेड, इट मे बी लिगामेंट रिलेटेड, इट मे बी टेंडन रिलेटेड, इट मे बी बोन रिलेटेड, ठीक है। एक और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। तो ये क्या करता है, ये एक ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करता है उन्हीं इंजरीज के साथ और इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एथलेटिक, और एथलेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है, उसको इंजरी हुई है, उसको डील करती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट यू ऑल आर अवेयर अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ अ काइंड ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट, ओके। फर्स्ट एड इज़ अ इमीडिएट एंड टेम्प्रेरी केयर गिवन टू द विक्टिम। यानी कि फर्स्ट एड क्या, टेम्प्रेरी और इमीडिएट केयर है। इमीडिएटली आप किसी को जो देते हैं वो केयर है इंजरी होने पर, ठीक है, बीमार आदमी को। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टू सेव लाइफ। और फर्स्ट एड देने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है एंड दिस इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ विक्टिम, कि उस इंसान को बचाना, ठीक है, या उसकी इंजरी को माइनर इंजरी को मेजर इंजरी में जाने से बचाना, ठीक है। फर्स्ट एड वॉज यूज बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इन 1879। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एड फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन थी, उन्होंने 1879 में फर्स्ट टाइम फर्स्ट एड का इन्वेंशन किया था और लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, देयर आर सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इट इज़ द फॉलोड। द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द विक्टिम कैन बी अवॉइडेड अप टू द सम एक्सटेंट। दिस ऑब्जेक्टिव आर गिवन बिलो। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड के, इमीडिएट उनको प्रोवाइड करनी है। थिंकिंग अबाउट ABC। ABC मीन्स होता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अगर वो सांस नहीं पा रहा तो उसको एयरवे देना। ब्रीथिंग में ब्रीथिंग प्रोवाइड करना, उसकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन को रोकना, या अकॉर्डिंग टू ये इंजरी डिपेंड करती है। स्टॉप ब्लीडिंग, अगर किसी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है बॉडी से तो उस ब्लड को फ्लो रोकना, चाहे कपड़े का यूज़ कर लो किसी का। एक CPR
कहलाता है कार्डियोपुल्मोनरी रिसक्शन कहा जाता है इसको। टेक्निक जो यूज़ करते हैं मोस्टली डॉक्टर इज़ यूज्ड। क्राउड कीप टर्म, अगर किसी पर्सन को इंजरी अगर हो रही है तो वी हैव टू फॉलो द थिंग्स। द फर्स्ट एम इज़ टू क्राउड कीप्ड अवे फ्रॉम द विक्टिम, जो इंजरी हुई है उसको लोगों को वहाँ से दूर रखना। ओके, रैप एंड इंजर्ड द क्लॉथ और ब्लैंकेट, जो इंजर्ड पार्ट है उसको क्लॉथ या ब्लैंकेट के थ्रू रैप करना, अगर ठीक है वहाँ पर सबसे पहले उसको, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन वहाँ पर ना फैले। तो दीज आर द एम ऑफ फर्स्ट एड। फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन टू अनकॉन्शियस पर्सन। ये सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं लोग ये है बेटा, आप इस बात को ध्यान रखना, इफ़ समवन इज इंजर्ड एंड सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द विक्टिम एंड यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द फर्स्ट एड, तो आपने अगर कोई वहाँ पर अननेसेसरी जो उसको नॉलेज नहीं, अगर वो उसको अनकॉन्शियस है बंदा, अगर उसको आप पानी पिलाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का फ्लूइड जूस, आपने जूस पानी वहाँ वाटर वहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है, जब तक वो सही ना हो जाए। अनकॉन्शियस स्टेज में कभी भी पानी वानी नहीं दिया जाता है। ओके, सो नाउ द कॉजेज ऑफ इंजरीज। देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ इंजरीज, लैक ऑफ फिटनेस, पुअर कोऑर्डिनेशन, ओवर स्ट्रेस और टेंशन, नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप, इक्विपमेंट फेलियर, faulty skill action, not following rules, aggression, poor play field, not considering safety measures, not wearing protective guards, wrong training methods, wrong treatment of injury. So these are the causes of sports injuries. देखो, lack of fitness means if you are not fit तो you can't play. अगर आप फिट नहीं है तो आप अवॉइड करें, क्योंकि इन स्पोर्ट्स नीड अ ग्रेट फिजिकल फिटनेस. इफ़ यू आर नॉट फिट तो you can avoid, otherwise the injury chances happen. The next is poor concentration. If you not properly concentrate on the game, maybe ball and bat in hockey, cricket, वो आपको इंजर्ड कर सकती है. तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन आपको वहाँ पर खेलना चाहिए. रेडीनेस, ठीक है. ओवर स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ, इफ़ यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ ओवर स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको डर लग रहा है, तो आप वहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं. तो ये भी एक रीज़न है वहाँ पर कि आपको ओवर स्ट्रेस है, टेंशन है परफॉर्मेंस को लेके, या फिर किसी चीज़ को फियर आपको, तो वहाँ पर ये इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं. नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी प्लेयर एंड एवरी टीम परफॉर्म वार्मिंग अप बिफोर एक्टिविटी बिकॉज इट टोन अप आवर मसल्स, ओके, एंड मेक्स पर्सन फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अलर्ट और एक्टिव फॉर अपकमिंग एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन. ओके, तो वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी है. इक्विपमेंट फेलियर्स, टू वेयर गुड एंड क्वालिटी इक्विपमेंट्स, अदरवाइज लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स कॉज इंजरीज. फॉल्टी स्किल्स एक्शन, इफ़ यू परफॉर्म फॉल्टी स्किल एक्शन, रॉन्ग पोस्चर एडेप्टेशन, लाइक अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप रॉन्ग वे में रनिंग कर रहे हैं, रॉन्ग वे में स्किल टेक्निक्स यूज़ करें, तो इट मे बी कॉज ऑफ इंजरीज. तो वो भी एक इंजरीज का कॉज हो सकता है. Not following rules. If you are not following the rules, because in every game have their own rules, so we have to follow. Otherwise, injury chances may be happen. The aggression, ये बहुत ज़्यादा इंजरीज का सबसे बड़ा रीज़न है. ड्यू टू एग्रेशन पर्सन इंजर्ड, हार्म अदर्स एंड सेल्फ, ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, एग्रेशन ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग गेम इज ऑल्सो कॉज ऑफ एक्सीडेंट. जिसकी वजह से क्या होता है, आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने में खुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं. पुअर प्ले फील्ड, इफ़ द प्ले फील्ड एरिया इज नॉट गुड, इट प्ले फील्ड एरिया इज लाइक स्लीपरी, अनबैलेंस, तो इंजरीज कॉन्सेज मोर. नॉट कंसिडरिंग सेफ्टी मेजर्स, अगर आप सेफ्टी मेजर्स नहीं पहने, लाइक क्रिकेट में हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, तो इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, है जाएंगे पूरे. नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, जो आपको प्रोटेक्शन करते हैं, अगर आप वो नहीं पहनेंगे तो इंजरी चांसेस हो जाएंगे. रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड्स, इफ़ यू फॉलोइंग द रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड्स, रॉन्ग हैबिचुअल ट्रेनिंग मेथड्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे मसल्स रिलेटेड और बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, अगर कोई सी इंजरी की वजह से हुई थी और आपने उसका रॉन्ग ट्रीटमेंट कराया, तो वो नेक्स्ट इंजरी को क्या करती है, इनवाइट करती है, जिसकी वजह से इंजरीज और बढ़ जाती हैं. सो दीज आर द कॉजेज. नाउ द प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज. अब आप कैसे स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हो, यानी कि जो स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं
उनसे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो फर्स्ट इज इनके अपोजिट लिख देना, वहाँ पर प्रॉपर वार्मिंग अप लिखा था, यहाँ इन प्रॉपर वार्मिंग है, यहाँ पर लिख दो प्रॉपर वार्मिंग है। इफ़ यू परफॉर्म प्रॉपर वार्मिंग अप बिफोर एनी एक्टिविटी तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ इंजरीज, ओके, बिकॉज इट टोन अप्स आवर मसल्स। मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी, इट इज़ कंसिडर्ड इन प्रोफेशनल गेम्स मेडिकल चेकअप। तो मेडिकल चेकअप शुड बी प्रॉपरली मेडिकली चेकअप बिफोर फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रीवियस इंजरी डिजीज़। अगर कोई पर्सन बीमार या इंजरी है तो उससे पहले उसको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और फिटनेस वक्त चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उसको जाना चाहिए, तभी उसकी इंजरीज नहीं होगी। अगर वो बीमार है या फिटनेस से डाउन है तो उसको नहीं खेलना चाहिए, तो उससे वो इंजरी से बच नहीं पाएगा। तो वहाँ पर अगर वो कराता है तो वो इंजरी से बच सकता है। पूरा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, इफ द पर्सन प्ले अ गेम विथ प्रॉपर हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो वहाँ पर आप थोड़ा सा इंजरीज के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि कब इंजरी के चांस होते हैं, तो आप अपने आपको बचा सकते हैं। सेफ्टी गार्ड्स एंड चेक इक्विपमेंट्स, अगर आपने सेफ्टी गार्ड्स स्टैंडर्ड साइज़ के हैं, अपने इक्विपमेंट्स को आप चेक करते हैं कि सेफ्टी गार्ड्स को आपने पहना नहीं पहना है। तो अगर सेफ्टी गार्ड्स आप पहनते तो मोस्टली आप इंजरीज से बच जाते हैं। लाइक हेलमेट पर अगर हेलमेट पहना है तो अगर हेलमेट में बॉल लगेगी तो ऑब्वियसली बात है आपको इंजर्ड नहीं होने देगा वो हेलमेट, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो, ठीक है। सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है तो यू कैन प्ले, जिससे आपकी इंजरीज नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर सेफ इन्वायरमेंट, अगर प्ले फील्ड हो गया, इन्वायरमेंट आर गुड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है, स्लीपी एरिया नहीं है, तो भी इंजरीज के चांसेस कम हैं, ठीक है। गुड कोचिंग इज हेल्प्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मोर ओवर इट प्रिवेंट्स प्लेयर फ्रॉम एक्सीडेंट और इंजरीज। तो गुड कोचिंग स्किल्स भी वहाँ पर आपकी हेल्प करती है कि हाउ टू परफॉर्म इन अनबैलेंस कंडीशंस, हाउ टू बैलेंस द बॉडी इन अनबैलेंस कंडीशंस, तो वो भी आपको गुड कोचिंग स्किल्स के थ्रू ही पता चल पाते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड्स हो गया, फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हो गया, गुड पॉस्चर भी आपकी हेल्प करता है, आपके इंजरीज से बचाने में हेल्प करता है। अगर किसी को नॉक नी प्रॉब्लम है, बोल एक प्रॉब्लम है, तो इट मे बी उसकी जो इंजरीज है, अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो इंजरीज उसकी ज़्यादा होंगी। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस chapter is sports injuries, classification of sports injuries. Okay, so there are mainly two types of sports injuries. The first is soft tissue injury, जिसमें आता है आपका contusion, abrasion, laceration, incision, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका स्किन रिलेटेड और एक होता है आपका मसल्स रिलेटेड। तो मसल्स में आता है आपका स्प्रेन और स्ट्रेन, ठीक है। सेकंड आता है आपका हार्ट टिश्यू इंजरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोन इंजरी, जिसमें आपकी बोन्स क्रैक और फ्रैक्चर हो जाती हैं। सो there are further two types of injuries, major and minor injuries. माइनर और मेजर बोल दो आप, इसको यहाँ पर सीरियस लिखा हुआ है, तो इसको मेजर इंजरीज भी कहते हैं, बड़ी इंजरी। माइनर मीन्स होता है स्मॉल लेवल पे। स्मॉल लेवल पे क्या होता है, दीज इंजरीज डू नॉट अफेक्ट मच टू द फिटनेस ऑफ अ प्लेयर। तो ये ज़्यादा छोटी मोटी जो चोटें होती हैं, लाइक एब्रेशन जो होती हैं स्किन पे होती हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, एक आध हफ्ते में आपकी ठीक हो जाती हैं। देयर आर लेस पेनफुल, द पेन वेनिसेस आफ्टर समटाइम्स। इन माइनर इंजरीज देयर आर अ लोकलाइज इन्फॉर्मेशन कॉज ड्यू टू सम डैमेज ओवर स्किन और मसल। तो ये जो माइनर इंजरीज है, इनका आपकी स्किन पर थोड़ा बहुत इंजरी आ जाती है, थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो हो जाता है और वो विद इन वीक आपका ठीक होता है। दीज इंजरीज आर कॉज बाई ओवर यूज़ ऑफ अफेक्टेड पार्ट। आप उस बॉडी पार्ट को ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उसकी वजह से ये इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीरियस इंजरीज जिसको हम बोलते हैं मेजर इंजरीज, तो इनको बोलते हैं जिनमें सीधे ऑपरेट करना पड़ता है। इन दिस इंजरीज द हेल्थ इज अफेक्टेड एंड द डिक्लाइन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस इन बिटवीन ही गेम छोड़नी पड़ती है। दीज इंजरीज हैव अ लॉट ऑफ पेन एंड लोकलाइज इन्फ्लामेशन अराउंड द अफेक्टेड। काफ़ी सारा पेन होता है जहाँ पर उसकी इंजर्ड हुई है उस बॉडी पार्ट के अराउंड में। इन सीरियस इंजरी स्किन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स एंड बोन्स आर डैमेज। तो इनमें से कुछ भी चीज़ डैमेज हो सकती है, टेंडन, मसल्स, लिगामेंट, कुछ भी, रैप्चर और ब्लड वेसल्स और नर्व्स, इनमें कहीं पर भी इंजरी होती है, काफ़ी बड़ी इंजरीज होती हैं, इनमें सीधे आपको ऑपरेट ही करना पड़ता है। सो दिस इज़ द चार्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें आपका स्किन इंजरी और मसल्स इंजरी अलग अलग डिवाइड करा हुआ है। एंड दिस इज़ योर हार्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, ठीक है। और यहाँ पर डिसलोकेशन आ गया। तो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड हाउ टू मैनेज। मैं भी आपको बताऊँगा कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट आता है आपका इसमें कॉन्ट्यूजन। तो आप ये पिक्स देखिए, ये कॉन्ट्यूजन इट इज़ रिलेटेड टू स्किन इंजरी when a hard object directly impact our muscles or skins
तो क्या होता है, दे ब्रेकिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन्स, तो जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर एक निशान पड़ जाता है, ब्लूनेस आ जाती है। पहले स्टार्टिंग में वो रेड होता है, हल्की स्वेलिंग आ जाती है, एंड देन द कलर सडनली चेंज इन ब्लू। ठीक है, ये ब्लू इसलिए चेंज होता है आपके मसल्स का क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनल जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर डैमेज्ड, जिसकी वजह से आपका जो अफेक्टेड पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे कोई भी इंजरी जहाँ पर आपके नील पड़ जा रहा है या फिर कलर चेंज हो रहा है, कोई भी स्वेलिंग नहीं हो रही है, ना कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वो कॉन्ट्यूजन की कंडीशन में आएगा। तो इन दिस इंजरीज वी कैन हाउ टू मैनेज, वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड लाइक अब वहाँ पर एक जेल, पेन रिलीफ जेल वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आइस पैक फर्स्टली वी अप्लाइड। देखिए जब भी कभी भी ब्लडिंग ना हो बॉडी पार्ट में, चाहे मसल्स हो, स्किन हो, चाहे वो बोन हो, अगर वहाँ पर ब्लडिंग नहीं हो रही है या कटा फटा नहीं है तो आप वहाँ पर सिंपली आइस पैक यूज़ करें, दैट्स इट ओवर। इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आप जो अप्लाई कर सकते हैं क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर वहाँ पर वार्म टिश्यू इंजरी है, वहाँ पर क्या कहते हैं, सपोज मान लो ब्लीडिंग हो रही है, आप आइस पैक वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई रिपीट इट अगेन, इन दिस इंजरी ऑफ स्किन कॉज बाय सीवियर ब्लो और इम्पैक्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कोई जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आपके मसल्स से कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपके मसल्स की जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड, इंटरनल जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर डैमेज, और जिसकी वजह से वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाता है। और इसको कंट्यूजन इज कॉज ड्यू टू हिटिंग ऑफ ब्लंट ऑब्जेक्ट और हार्ड ऑब्जेक्ट, तो सॉफ्ट चीज़ों से ये इंजरी नहीं होती है। तो जहाँ पर भी नील पड़ेगा समझना कंट्यूजन इंजरी है, और वहाँ पर आपको आइस पैक यूज़ करना है, कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करना है फॉर 6 आवर या 12 आवर तक। देन यू कैन यूज़ एंटीसेप्टिक क्रीम्स। ओके, नाउ द सेकेंड इज एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है, इट इज़ हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन इन विच अवर स्किन रब्ड और स्क्रब ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ऐसी इंजरी जिसमें आपकी स्किन की लेयर फ्रिक्शन के थ्रू स्क्रब्ड और रब्ड हो जाए, छिल जाए, जब आप ग्राउंड में स्लाइड मारते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों मिट्टी में जब डैब मारते हैं तो आपकी स्किन की लेयर हल्की सी उतर जाती है, उसमें थोड़ा सा एक्यूट पेन होता है आपको, उसको बोलते हैं एब्रेशन। इसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता, थोड़ा सा होता है। उसके बाद आपकी स्किन रिलेटेड इंजरी, स्किन पे इंजरी होती है, इंटरनल कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा एक्यूट पेन होता है, एकदम से आपको पेन होता है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन कोई इंजरी अगर होती है तो वो होती है आपकी एब्रेशन। ठीक है, इसमें आपकी मसल स्क्रब्ड और रब्ड हो जाती है, छिल जाती है, उतर जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ब्लड जो होती हैं, जो ब्लड की जो आपके ब्लड वेसल्स या फिर आपकी जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है वो स्क्रब्ड हो जाती है। ठीक है, तो सुपरफिशियल लेयर आपकी थोड़ा सा रब्ड और स्क्रब हो जाती है। तो हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन दिस काइंड ऑफ इंजरी। तो फर्स्टली आप यहाँ पर लगा सकते हैं एक एंटीसेप्टिक क्रीम। ठीक है, आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं सैवलॉन और डेटॉल से, देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। यहाँ पर आइस वाइस कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नाउ द थर्ड जो आता है वो आता है आपका लेसरेशन, सॉरी इंसिशन, क्योंकि इंसिशन का नेक्स्ट चीज़ आपका लेसरेशन है। इंसिशन में क्या होता है, इंसिशन देज अ डीप कट आपकी बॉडी में लग जाता है विद नाइफ, रेजर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर कोई डीप कट लग गया है, जिससे आपकी सॉफ्ट टिश्यू स्किन्स कट फट गई हैं और ब्लडिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इंसिशन। और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या होता है कि ड्यू टू एक्सीडेंट आवर मसल्स आर टॉर्न, फट जाती हैं या खुल जाती हैं मसल्स आर टॉर्न एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर इजीली विजिबल। तो इस तरह से कट फट जाती है, जो आपका ब्लड है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है बॉडी से, बहुत डेंजरस इंजरी है। ठीक है, तो इसमें सीधे टाँके वाके लगते हैं एंड आप क्या करते हैं, जस्ट ओनली आप वहाँ पर आपने कोई एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ नहीं करनी है, आइस पैक यूज़ नहीं करना है, जस्ट ओनली आपको ब्लड फ्लो को रोकना है, दैट्स इट, एंड कंसल्ट विद डॉक्टर। ठीक है, तो लेसरेशन में क्या होता है, मसल्स फट जाती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं। लेसरेशन में क्या होता है, डीप कट लगता है थ्रू नाइफ, रेजर, ब्लेड, जिससे नमूमन बॉडी से ब्लड फ्लो हो जाता है। तो ये इंसिशन का ही क्रोनिक स्टेज है आपकी लेसरेशन। ओके, अगर इंसिशन इंजरी है तो यू कैन क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड बाय एंटीसेप्टिक सच एज क्रीम, और उसके बाहर आप बैंड लगा सकते हैं, क्रैप बैंडेज लगा सकते हैं, मगर इसमें आप किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक क्रीम या किसी भी तरह की आप आइस पैक वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते लेसरेशन में। सो दीज आर द 4 इंजरीज रिलेटेड टू स्किन इंजरी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स इंजरी। द मसल्स इंजरी में जो आपका आता है क्रैम्प आपके उसमें नहीं है, तो आई विल डिस्कस ओनली ऑन स्ट्रेन।
मैं क्रैम्प भी बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं, आपके नॉर्मल लैंग्वेज के। स्प्रेन, पहले आप ये पिक्स देखिए। तो जो स्ट्रेन इंजरी है वो होती है आपकी मसल्स। तो मसल्स में देखिए, ये देखिए मसल्स जो है इसमें रेडनेस, यहाँ पर बॉडी का थोड़ा कलर रेड हो गया है, और इंटरनल अगर कोई अगर इसको देखेगा तो इस तरह से इन्फ्लामेशन या टीयर्स आ जाते हैं मसल्स में, रैप्चर हो जाती है आपके मसल्स, ठीक है। तो स्ट्रेन, तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, STRAIN एंड स्प्रेन, तो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, तो थोड़ा सा आपको ये लिखना पड़ेगा। तो स्प्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज मसल्स पुल, जब आप किसी मसल्स को हायर अमाउंट में या उसकी रेंज से ज़्यादा वर्क ले लेते हैं तो वो मसल्स पुल जाता है, आपकी मसल्स खिंच जाती हैं। इट इज़ द इंजरी ऑफ मसल्स और इट इज़ मोस्टली हैपन इन मसल्स, तो आप लिख सकते हो इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स इंजरी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मसल्स पुल, द मसल्स विच इज़ कॉज बाई ओवर स्ट्रेच और ओवर स्ट्रेच ऑफ मसल्स, तो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच और ओवर यूज़ करने की वजह से मसल्स पुल हो जाती हैं, टीयर्स आ जाते हैं मसल्स में, ठीक है। इट कॉज वायलेंट स्ट्रेच ऑफ मसल्स बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट, अगर आप नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर बियॉन्ड से लेकर जा रहे हैं तो मसल्स पुल हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन और वहाँ पर थोड़ा सा आपको पेन, एक्यूट पेन होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। स्वेलिंग ओवर द अफेक्टेड पार्ट। मिड माइल्ड स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज क्रैम्प, अगर ये माइल्ड कंडीशन होगी तो वो क्रैम्प कहलाएगा, ठीक है, जिसमें आप बोलते हो कि क्रैम्प आ गया, ठीक है। फर्स्ट एड में आपको जस्ट में क्या करना है, आइस पैक, रेस्ट, REST रेस्ट, ठीक है। या इसको बोलते हैं हम राइस, RIC, R मीन्स राइस, सॉरी R मीन्स रेस्ट, I मीन्स आइस पैक, C मीन्स कंप्रेशन, E मीन्स एलिवेशन। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन। नाउ कम टू द स्प्रेन। स्प्रेन इज रिलेटेड टू लिगामेंट एंड टेंडन इंजरी, ये डिफरेंट है इसमें। स्ट्रेन, STRAN, स्ट्रेन जो होती है वो मसल्स रिलेटेड, मसल्स पुल कहलाती है। स्प्रेन इज रिलेटेड टू लिगामेंट एंड टेंडन इंजरी, इट इज़ लिटिल बिट सीरियस इंजरी, क्योंकि इसमें सीधा ऑपरेट ही होता है या फिर आपको 1 मंथ 2 मंथ का सीधे आपका, और इट इज़ मोस्टली हैपन इन जॉइंट्स। स्ट्रेन इंजरी हैपन इन ओनली जॉइंट्स, और मसल्स इंजरी ओवरऑल बॉडी में कहीं भी हो सकती है। तो ड्यू टू दिस इंजरी अवर लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर रैप्चर, ठीक है, रैप्चर हो जाते हैं और काफ़ी पेन होता है, एक्यूट पेन होता है, सीवियर पेन होता है वहाँ पर फॉर लॉन्ग टाइम। एंड इफ़ योर लिगामेंट इज़ रैप्चर और ब्रेक डाउन, तो यू कांट मूव योर पर्टिकुलर जॉइंट्स लिटिल बिट, आप मूव नहीं कर सकते, वो होता ही नहीं है मूव, इतना खतरनाक पेन होता है। इसमें भी आप राइजर, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहेबिलिटेशन थ्रू वहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ राइस, यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ राइस, राइसर, ठीक है, राइस, प्राइस, राइस, ओके। तो यहाँ पर ये है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड टू रेस्ट द पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट, उसने उस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखा कहाँ पर पेन है जॉइंट्स में, एंड दे स्टॉप द मूवमेंट। आफ्टर डैट उसने आइस पैक यूज़ करा उसके पर्टिकुलर जॉइंट पे। देन कंप्रेशन, उसने उसके ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में क्या किया, उसको कोई पट्टी वट्टी वहाँ पर बांध दी, ठीक है। एलिवेशन का मीन्स हो गया उसने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एक राइट एंगल पे फिक्स कर दिया जिससे इंजरी ना बढ़े, तो उसने एक रेंज दे दी, उसको एंगल दे दिया, उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको वो पोजीशन दिया, आपने उसको वो पोजीशन नहीं देनी है जिसमें उसको और पेन फील हो। एंड द एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन थ्रू एक्सरसाइज। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरी, हम बोन इंजरी बोलते हैं। इट इज़ मेनली 2 टाइप्स, bone injury and dislocation. Bone injury is mostly related happen in bones, it may be cracked or partially cracked or damaged. Dislocation is when the bones dislocate from their original position, उसको बोलते हैं हम dislocation, अपनी original position से। So there are some fractures, closed fracture, open fracture. तो there are mainly 2 types of closed means होता है जो internally आपके बॉडी के अंदर हो जाता है, आपको दिखता नहीं है, उसे बोलते हैं closed fracture। और open fracture means आपके बॉडी को कट करके जो बोन्स है वो बाहर निकल जाती है, उसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर मीन्स आपकी व्हेन द बोन ब्रेक डाउन टू 2 पीसेस। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मीन्स द बोन पार्शली, ठीक है, इट इज़ वेरी ग्रीन स्ट्रिप इज हेलन फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है, एक बालनुमा हल्का सा माइल्ड क्रैक आ जाता है आपकी किसमें, बोन्स में। कंप्लीट फ्रैक्चर, बोन इज ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल पीसेस, जब बोन्स बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस में टूट जाती है उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर, द ब्रोकन बोन ड्राइव इनटू अनदर ब्रोकन बोन एंड व्हेन द ब्रोकन एंड्स प्रूव इनटू द बोन और पार्टी बाय सडन इम्पैक्ट। जो क्या होती है, ब्रोकन बोन इनटू अनदर ब्रोकन, तो क्या होती है वो दूसरे बोन को भी तोड़ देती है, उसे बोलते हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है,
ट्रांसफर फ्रैक्चर कहता है दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड ड्यू टू ब्रेकिंग द बोन एट राइट एंगल विद द एक्सिस ऑफ द बोन। इसमें होगा ट्रांसफर फ्रैक्चर कहीं पर, ये देखिए राइट ऑफ द एंगल ऑफ द एक्सिस, अगर कोई बोन टूट है तो उसको ट्रांसफर फ्रैक्चर कहा जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर कहता है जब पर्टिकुलर वहाँ पर हेलन फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद उसमें और स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है, यानी कि ऑलरेडी बोन में क्रैक आ चुका है और उसको क्रैक उस पर लोड डाला जाए तो वो कम्प्लीटली और ब्रेक डाउन हो जाती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये देखिए ऑब्लिक फ्रैक्चर होगा इसमें, ये देखिए व्हेन द बोन्स ब्रेक डाउन, द बोन ब्रेक्स डायगनली, व्हेन द बोन्स ब्रेक डाउन डायगनली, जब डायगनली कोई बोन्स ब्रेक डाउन होती है तो उसको बोलते हैं हम इस ऑब्लिक फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर ब्रेकिंग बोन्स अलॉन्ग विद डिस्लोकेशन, जब कोई बोन टूट कर और अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्क्लोज जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाती है, डिसलोकेशन भी हो गया साथ साथ प्लस आपकी बोन फ्रैक्चर भी होगी, उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या, सीरियस बोन इंजरी। द बोन क्रस्ड मोर ओवर द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन्स, जब बोन्स ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए और साथ साथ वो क्या करें, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर, किडनी को भी, नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को अफेक्टेड कर दिया, यानी कि उनको भी उन पे जाके उनकी जहाँ पे धस जाए या उनको भी डैमेज कर दे, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर्स के लिए कुछ आपके वहाँ पर सिम्टम्स हैं, सीवियर पेन अराउंड वहाँ पर सिम्टम्स होता है, फिर वहाँ पर डू नॉट मूव द जॉइंट्स एंड द विक्टिम शुड बी केप्ट कंफर्टेबल पोजीशन, आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जॉइंट्स को मूव नहीं होने देना है। अप्लाई कोल्ड पैक और आइस पैक, आपने वहाँ पर कोल्ड पैक, आइस पैक जो भी यहाँ पर है, आइस पैक यूज़ कर सकते हैं और उसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए। प्रोवाइड सपोर्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग और स्प्लिंट बैंडेज, तो वहाँ पर आप उसको पर्टिकुलर एक एंगल पे जहाँ पर उसको पेन नहीं हो रहा है लाइक दिस, आपने वो स्ट्रिंग वहाँ पर कपड़े के टुकड़े से या फिर वहाँ पर बैंडेज की हेल्प से आप उसको राइट एंगल पर उसको फिक्स कर सकते हैं। पेशेंट शुड बी हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर, और उसको एक्सरे जाने के लिए उसका डॉक्टर का लेके चले आना है। सो दिस इज़ द योर चैप्टर। तो बोन जो है वो आपके इससे रिलेटेड देखिए, ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या होता है, राइट एंगल ऑफ द एक्सिस होता है। लीनियर फ्रैक्चर इन बिटवीन से आपके हल्के से माइल्ड क्रैक आ जाता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, आपकी जो बोन्स है वो डायगनली ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है, वो इस ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का ही होता है। ग्रीन स्टिक में क्या होता है, जो बेस होता है वहाँ पर आपके हल्के से वहाँ पर क्रैक आ जाता है, मगर बोन्स ब्रेक डाउन नहीं होती है, हल्का सा उसमें क्रैक आता है, जैसे आपकी दीवारों में हल्का सा क्रैक आ जाता है उस तरफ। अगर इसी पर्टिकुलर जगह पर बार बार फोर्स पड़े या स्ट्रेस पड़े तो ये बोन ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ये है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था, बोन इज ब्रेकन इनटू स्मॉल पीसेस, जब बोन एक से ज़्यादा स्मॉल पीसेस में टूट जाए, 2, 3, 4 पाउडर डिजीज बन जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। सो गाइस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो प्लीज़ ये आपको हेल्प भी करेगी लाइफ में कि हाउ टू डील विथ फ्रैक्चर्स, हाउ टू डील विथ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड हाउ टू डील विथ sprain and strain, how to manage sports injuries and what kind of treatments provide, तो ये नॉलेज आपको इसके थ्रू यहाँ पर मिलती है। सो नाउ योर यूनिट 7 इज़ completed।